नमस्कार, मैं ओलिविया विश्वास आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ टाउन पोस्ट के एक नए सेगमेंट। ये खास सेगमेंट का नाम है पॉडकास्ट मास्टरमाइंड। इस प्लेटफॉर्म पर हम ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत, लगन, अपनी तपस्या और अपने विजन से जमशेदपुर का नाम रोशन किया है। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जिन्होंने शास्त्रीय कथक नृत्य को जमशेदपुर में एक नई पहचान दी है। लखनऊ घराने के मशहूर कलाकार, इंटरनेशनल डांस परफॉर्मर और साथ ही नृत्यांगन इंस्टीट्यूशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के फाउंडर मेंबर गुरु संदीप बोस। संदीप जी ने ना ही सिर्फ 30 से अधिक सालों तक कथक नृत्य सिखाया है, बल्कि आज की पीढ़ी को उन्होंने भारतीय संस्कृति और कला से जोड़ के रखा है। गुरुजी, टाउन पोस्ट में आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद पॉडकास्ट मास्टरमाइंड में मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे शागिर्द ओलिविया विश्वास, ये भी एक बहुत बड़ी कथक नृत्यांगना है, उन्होंने मुझे आज मेरा ही इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आशा करता हूँ सबको पसंद आएगा। तो चलिए सर, सबसे पहले हम जानते हैं आपकी बचपन की स्टोरी। तो सर, डांस आपके जीवन में कैसे आया और वो पल आपको याद है जब आपने तय किया कि कथक ही है जो आपका फ्यूचर बनेगा, आपकी करियर बनेगा? एक्चुअली क्या हुआ था, मैं जब बहुत छोटा था तो करीब 4 इयर्स मेरा एज था, तो उस समय तो मुझे पता नहीं था कि क्या क्लासिकल डांस होता है, क्या फोक डांस होते हैं। तो मुझे नृत्य करना पसंद था, मैं डांस करता था, बहुत कुछ भी गाना बजता तो हम डांस करते। तो मेरे मम्मी पापा फिर देखे जब इसका अंदर डांस का इतना शौक है, तो हमारे वहाँ एक टेगो सोसाइटी का एक ब्रांच ओपन हुआ था न्यू, तो वहाँ जाके पता किया कि वहाँ पे डांस सिखाया जाता है कि नहीं, तो वहाँ पे एडमिशन कराया। तो मेरे अंदर एक ये था कि मैं कुछ भी चीज़ जो भी करता हूँ उसको कंप्लीट करता हूँ। तो डांस, म्यूजिक, जो भी है, पढ़ाई, सबको मैंने कंप्लीट किया, ये नहीं कि बीच में छोड़ दिए। प्रॉब्लम आता था बीच में बहुत सारा, एक लड़का को डांस सीखने में बहुत सारा प्रॉब्लम आया था, आता है जॉब के लेके, क्या होगा इन फ्यूचर, प्रोफेशन क्या होगा, किसको चूज करेंगे। लेकिन मुझे वहाँ डांस, मैंने जब डांस सीखना शुरू किए तो उस समय सब तरह का डांस सिखाया जाता था, थोड़ा मणिपुरी, थोड़ा भरतनाट्यम, थोड़ा कथक, थोड़ा कथकली। तो ऐसे 4 इयर्स, 4 साल उसी तरह से सीखे। फिर वहाँ पे कथक ही सिखाया जाता था, क्योंकि कथक के अलावा ओडिसी, भरतनाट्यम का कोई गुरु, कोई टीचर नहीं थे। तो मुझे कथक ही सीखने का मौका मिला। फिर कथक उसी तरह से मैंने अपने बचपन में कथक का जो प्रयाग संगीत समिति का जो कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करते करते फिर मैंने 6 ईयर कंप्लीट किए। उसके बाद प्रवीण नृत्य प्रवीण होता है 7th ईयर, 8th ईयर, उसको मैंने कंप्लीट किया। इस तरह से मेरा कथक का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो सर, भारत में इतने क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, जैसे कि आपने कहा कि 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, जिसमें से आपने कथक को ही क्यों चुना? और आपने जैसे कहा कि आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो सर 30-40 साल पहले की अगर बात करें तो उस समय में नृत्य को लेके जमशेदपुर के लोगों की क्या सोच थी? और जब आप एज अ मेल डांसर आप क्लास में गए तो आपको किस सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ा? एज अ मेल डांसर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता था, क्योंकि सारे गर्ल्स होते थे। तो जब एक मेल डांसर डांस कर रहा है तो सब कोई थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अटेंशन देते थे, अच्छा एक लड़का डांस कर रहा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मुझे डांस इतना पसंद था कि मुझे डांस करना है, कौन क्या देख रहा, कौन क्या बोल रहा, कौन क्या सोच रहा, क्योंकि मेरा एम था कि मुझे डांस में कुछ करना है, मेरा एम ही था। और मुझे जमशेदपुर से निकल के बाहर सीखना था, बहुत कुछ करना था। तो इसीलिए और कथक इसलिए मैंने सीखा वहाँ पे, क्योंकि उस समय एक तो और कोई डांस फॉर्म का मौका नहीं था, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, दिल्ली, कलकत्ता। तो उस एज में बाहर जाके रहना सीखना पॉसिबल नहीं था। और कथक अपने आप में एक शास्त्रीय नृत्य में एक इतना बड़ा मतलब उसका प्लेटफॉर्म है, इतना उसमें इतना कुछ सीखने का है कि दूसरा फॉर्म सीखने के लिए फिर मुझे सोचना पड़ेगा। और का क्या होता है, क्लासिकल फॉर्म ओडिसी अगर हम सीखेंगे तो कथक के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है। तो ये सोच के, जबकि मुझे ओडिसी बहुत पसंद है, भरतनाट्यम बहुत पसंद है, तो सारे फॉर्म मैं थोड़ा जानता हूँ, बट कथक को लेके मुझे, क्योंकि एक ही फॉर्म में रहना ज़्यादा अच्छा होता है, उसी में हम ज़्यादा अच्छा से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, इसलिए मैंने कथक को सिलेक्ट किया। तो सर, जमशेदपुर के लोगों की क्या सोच थी डांस को लेके, नृत्य को लेके? क्या आज अगर हम जमशेदपुर को देखें तो बहुत ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ड्राइंग, डांस, सिंगिंग, तो उस समय में क्या बच्चे इतना ही
मन लगा के इतनी ही खुशी से ये डांस फॉर्म सीखते थे? उस समय में ऐसे लोग बोलते हैं कि उस समय इस समय, लेकिन ये जो शास्त्रीय नृत्य या जो भी लोक नृत्य जो भी हो, ये उस समय भी जैसे था लोगों में पसंद था, आज भी है। ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे जो है वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ अलग एक्टिविटी करें, जी, अच्छा बिल्कुल। चीज सीखें। क्योंकि जितना बिल्कुल। हम लोग म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट्स के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारे माइंड जो है, माइंड बहुत शार्प शार्प होगा, होगा। डेवलप होगा। Yes. हाँ, क्रिएटिविटी हमारे अंदर बढ़ेगा। तो हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा लाइन पकड़े, उसको जरूरत नहीं कि वो म्यूजिक डांस लेके वो प्रोफेशन में जाए, जी। बट उसका अंदर में जो अंदर पैशन, जो पैशन है, हॉबी है। जो हॉबी है, वो बहुत अच्छा से डेवलप हो। डेफिनेटली सर, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का प्रेशर है ही, लेकिन ये करिकुलर एक्टिविटीज ही है हाँ। जो बच्चों को एक टाइम पास बोलिए या हाँ, एक माइंड मोटिवेट को करते हैं, मोटिवेट क्योंकि करता है। जी। क्योंकि पढ़ाई में तो ठीक है, पढ़ाई किए रिजल्ट आया ठीक है, जी। लेकिन जब अच्छा पेंटिंग करेंगे, अच्छा डांस करेंगे तो अप्रिसिएशन जो मिलता है मिलता है, ऑडियंस से, उससे अपने अंदर एक मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होता है डेफिनेटली तो सर। उस समय में भी म्यूजिक डांस, एक्चुअली उस समय में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था म्यूजिक डांस में, क्योंकि उस समय में टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था। तो हम लोग का टाइम हम लोग किस में स्पेंड करते थे? डेली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। डांस, नहीं तो म्यूजिक, नहीं तो आर्ट्स, घर घर में। तो उस समय हम लोग का ज्यादा प्रैक्टिस होता था। आजकल तो लोग टाइम मिले तो मोबाइल लेके बैठ गए। जी। ये भी अच्छा है, ठीक है, उसमें सीख रहे, लेकिन हम लोग जो फिजिकली जो प्रैक्टिस होता था हम लोग उसी में इन्वॉल्व होते थे, तो बुक पढ़ते थे। जी। तो यही डिफरेंस है। अदरवाइज उस समय भी जैसे लोगों का अंदर पैशन था, आज भी पैशन है, Passion. हमेशा रहेगा। तो सर आप क्योंकि बंगाली हैं, तो ऐसा है क्या कि आप बंगाली फैमिली से थे तो आपको सपोर्ट मिला, एंड अगर आप किसी और फैमिली बैकग्राउंड से रहते तो शायद, क्योंकि बंगालीज को मोस्टली हम जानते हैं कि वो कल्चर ओरिएंटेड होते हैं, डांस म्यूजिक से ओरिएंटेड होते हैं, तो क्या बंगाली होना आपके लिए ये एक तो प्लस पॉइंट रहा? ये थोड़ा सा तो प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि बंगाल में या साउथ में इसको बहुत अच्छे नज़र अहमियत से दी जाती है। अहमियत दिया जाता है, अच्छे नज़र से देखा जाता है, और लोग चाहते हैं कि बच्चे म्यूजिक डांस में इन्वॉल्व रहे। यस। तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, फादर मदर बहुत सपोर्ट किए। कभी भी कोई भी जरूरत हुआ मेरे डांस के लिए, म्यूजिक के लिए, कभी उन लोगों ने ना नहीं किए, हमेशा मेरे साथ थे। तो उन लोग के वजह से हो सकता हम इसको लेके आगे बढ़ आगे सके। बढ़ना। सर अब हम जानना चाहेंगे, और मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि आपके गुरु कौन थे और आपने कितनी मेहनत की, कितनी तपस्या की आज इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, और आपके प्रेरणा स्रोत आज तक आपने किसको बना के रखा है? मेरे गुरु तो काफ़ी लोग थे। रविंद्र भवन में जब सीखते थे उस समय मेरा पहला गुरु थे पंडित प्रभुशंकर मिश्रा, जो बनारस के थे। तो बहुत गुणी थे, जैसे वो गाते थे वैसे वो नृत्य करते थे, वैसे उसका पढ़ंत, उससे उसका पखावज बजाना। तो उनसे मैंने बचपन से सिक्स ईयर जो होता है, सिक्स ईयर तक मैंने सीखा। फिर उनका देहांत हो गया। फिर मुझे, हम देखते थे, बहुत नृत्य देखते थे, तो नृत्य देखते देखते मुझे मेरा नज़र बदलने लगा कि नो, जमशेदपुर में जो मैं सीख रहा हूँ वो उस लेवल का नहीं है, वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल का डांस नहीं है, मुझे निकलना होगा यहाँ से। तो फिर मैंने, मोहिनी जी करके आते थे, गुरु नागेंद्र मोहिनी, वो भी रविंद्र भवन में आते थे, उनसे 2 साल मैंने सीख के नृत्य प्रवीण दिए। प्रवीण देने के बाद मैं चला गया इलाहाबाद में, मुझे अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता में जज बनाए। वहाँ मैं और मधुकर आनंद दोनों थे, वो भी बहुत इंटरनेशनल बड़े कलाकार थे। वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद फिर मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे गुरु के बारे में पता चला कि कौन कौन गुरु होते हैं, अच्छे गुरु, नृत्य कैसे होता है, लखनऊ घराना का स्टाइल। उसमें लखनऊ घराना, क्योंकि महाराज जी उस समय इतने इंडिया को, वर्ल्ड को, बिरजू महाराज जी की बात हो रही है यहाँ पंडित पे। बिरजू महाराज, तो उनके जिनके शिष्य चारों मतलब पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे थे। आई थिंक अगर कथक की बात हो तो पंडित बिरजू महाराज जी की बात जरूर होती है। ही इज द वन जिन्होंने कथक को इंटरनेशनल बनाया, और आज जो हम कथक या कथक बॉलीवुड देखते हैं ये उनकी ही देन है, और हमारे सर उनके शिष्य रह चुके हैं। हाँ। तो हम सुनेंगे, इन्हीं से सुनेंगे। तो फिर मैंने कलकत्ता गए, कलकत्ता जाके मैं परफॉर्मेंस देखना शुरू किए, तो देखे कि इतना अच्छा महाराज जी का स्टाइल, इतना मतलब जो होता है ना, नृत्य देख के ये नहीं लगे कि देखे बाप रे, देख के सर पकड़ लिया, क्या क्या, नहीं, अंदर से क्या बात है, इतना सुंदर, इतना खूबसूरती, इतना पेंटिंग के तरह इतना सुंदर नृत्य भी होता है, भाव के साथ हर एक अंग,
Yes. अंक का एंगल जो है इतना शार्प, इतना सुंदर, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैं कलकत्ता में बहुत जगह जा जा के देखे, बैठ के कहाँ सीखने से मुझे वो चीज़ मिलेगा। मतलब आपने रिसर्च वर्क किया। फिर मैंने गुरु कानन सेन जो महाराज जी का शिष्य थे, वो बहुत अच्छे उसमें स्टूडेंट तैयार करती थी। अभी भी है मेरे गुरु, अभी भी उनके लास्ट 2 साल पहले उनके अंडर में एक प्रोग्राम करके आया मैंने, महाराज जी का श्रद्धांजलि में, बिरजू महाराज जी का श्रद्धांजलि में कलकत्ता में। तो फिर उनके पास मैंने 3 साल मैंने सीखा। तो मुझे जो लखनऊ घराने का जो स्टाइल है वो मैंने अडॉप्ट कर लिया, जितना हो सके किया। उसके बाद मैं इलाहाबाद में जब गए थे तो वहाँ पे जाके देखे कि दिल्ली कथक केंद्र में एक एडमिशन के लिए, एडमिशन नहीं, एक अप्रेंटिस फेलोशिप करके, तो जो लोग ऑलरेडी तैयार डांसर है, कहीं से मास्टर्स कर चुके हैं, वो लोग को लेके महाराज जी का जो प्रोडक्शन यूनिट होता है उसमें वो लोग आर्टिस्ट लेते हैं। तो मुझे तो कथक केंद्र में जाना था, महाराज जी के पास जाना था, बस किसी भी वजह से जाना था। तो मैंने क्या किया, उस समय मैं जमशेदपुर में बहुत बिजी था, मेरा एकदम परफॉर्मेंस करना, ये करना सब था। तो फिर मैंने अप्लाई कर दिया, जाके मैं दिल्ली अकेले चला गया, जाके मैं इंटरव्यू दे दिया, परफॉर्मेंस कर दिया। महाराज जी लिए शास्त्री दीदी थे, इंटरव्यू बोर्ड में डायरेक्टर थे। तो फिर वहाँ पे करने के बाद फिर नीचे मैंने जब बैठा, आके घुंघरू खोल रहे, तो वहाँ के जो ऑफिस स्टाफ थे, मधु दीदी, संदीप कौन है, मैं हूँ, आप रुक के जाइएगा, आप रुक के जाइएगा। तो मैंने सोचा तब मेरा शायद हो गया। फिर देख रहा हूँ मैं लिस्ट में फर्स्ट मेरा नाम था। क्या बात है, क्या बात है सर। तो मैं बहुत खुश था। फिर 1 महीना बाद ज्वाइन करना था। मैंने 2 साल महाराज जी के पास, जबकि वो ऑनर्स कोर्स नहीं था। ऑनर्स कोर्स में तो एक रहता है कि ऑनर्स डिप्लोमा जिसमें तुम भी गई थी, जिसमें बहुत प्रैक्टिस, मतलब, लेकिन हमको सीखना था। सुबह मॉर्निंग में क्लास करना था, वो फर्स्ट ईयर के साथ भी, सेकेंड ईयर के साथ, और शाम को 2 बजे से प्रोडक्शन यूनिट का प्रैक्टिस होता था, जो रेप्यूटरी जो प्रोडक्शन होता है। तो उसके थ्रू मैं महाराज जी के साथ बहुत सारा फेस्टिवल में परफॉर्म किया ऑल ओवर इंडिया में। और इसी तरह से मैंने गुरु पंडित प्रभुशंकर मिश्रा जी मेरा पहला गुरु श्रीमती कानन सेन, एंड देन पंडित बिरजू महाराज के पास मैंने फाइनली सीखा। तो दर्शकों, जैसे कि आप सुन रहे हैं कि नृत्य सिर्फ एक गाना चला के डांस कर लेना नहीं होता है। जो शास्त्रीय कथक नृत्य या शास्त्रीय कोई भी 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इसकी एक डिसिप्लिन होती है, एक गुरु शिष्य परंपरा होता है जिससे हम जुड़े हुए रहते हैं। हम इस सब्जेक्ट पर भी हम PhD तक पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्टरेट तक की हासिलियत हो सकती है। तो हम बहुत लकी हैं कि मैं खुद इनकी शिष्य रह चुकी हूँ, और जमशेदपुर के पास एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने दिग्गज गुरुओं से सीख के वो आज जमशेदपुर को कथक नृत्य की जो सुंदरता है और जो एक खासियत है वो हमें बता रहे हैं। सर, अब एक कंट्रोवर्शियल सवाल, हालांकि शायद आपके लिए वो थोड़ा इमोशनल हो, दैट इज आज भी मेल डांसर्स को स्टीरियोटाइप का सामना करना पड़ता है। एंड बहुत ऐसे मेल डांसर्स हैं, मेल कोरियोग्राफर्स हैं जिन्होंने डांस को अपना करियर चुना है, लेकिन सर कभी जमशेदपुर में रह के, क्योंकि अभी भी जमशेदपुर को हम एक छोटा सा शहर कहते हैं, इट्स नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक छोटा सा शहर है, टाटा के वजह से जाना जाता है। तो जब आप आए, जैसे आपने कहा कि यू हैव ऑलवेज बीन, कह रहे एक लड़का आया है डांस सीखने, लेकिन क्या कोई नेगेटिव फीडबैक भी आपको कभी मिला है कि तुम लड़के हो, डॉक्टर बनो, टीचर बनो, या इंजीनियर बनो, या टाटा कंपनी में ज्वाइन करो? तो ये जो एक स्टीरियोटाइप मेंटालिटी आज भी है, बिकॉज लड़के आज भी छोटे पैंट टी शर्ट्स खोल के डांस कर रहे हैं, लेकिन एक घुंघरू बांध के, कमर कस के, तिलक लगा के जो एक खूबसूरती होती है, अभी भी लोग उसको नहीं समझ पाते। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखा जाए तो मुझे ये एक्चुअली ये डिपेंड करता आप किस एनवायरनमेंट में आप बड़े हो रहे हैं जी। अगर हम एजुकेटेड पब्लिक के माहौल में रहेंगे तो उनका थॉट भी उसी तरह से होगा जी। तो बचपन में मेरा ऐसे जगह में, जबकि मेरा पेरेंट्स से तो हमेशा सपोर्ट मिला, कभी नहीं कि, बल्कि यही बोलते थे कि नहीं तुम डांस को लेके आगे बढ़ो, उसी में तुम बहुत कुछ कर सकोगे। वहाँ उसमें बोला जाता था कि गोपी कृष्ण बनो, बिरजू महाराज बनो, ठीक है। तो पेरेंट्स से हमेशा सपोर्ट मिला, इवन मेरे रिलेटिव्स जो भी थे। लेकिन होता है ना, बचपन में डांस करने से कभी कभी बैड कमेंट्स मिलता है, लेकिन वो प्रूफ करना होगा अपने आप को। जब डांस के थ्रू आप नेशनली इंटरनेशनली पहचाने जाओगे, हाँ, तब लोगों का सोच बदल जाता है। तो इसी तरह से मैंने बदल दिया। बचपन में सुनना पड़ा, लेकिन बड़े होकर मैंने इतना अच्छा अच्छा काम करने का कोशिश किए, हाँ, अपना
स्टूडेंट्स, कुछ जो स्टूडेंट्स उनको अंदर में हम वो दिखा के या नेशनल इंटरनेशनल जो परफॉर्मेंस किए या जो भी किया अच्छा अच्छा काम किए, तो लोग सोचते कि अरे पढ़ाई लिखाई करके भी तो इतना कुछ नहीं कर सकता, Yes. तो डांस में इतना कुछ लोग कर सकते, फिर लोगों का सोच ही बदल गया। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। डेफिनेटली ये हमारे दर्शकों के लिए एक मोटिवेशन है कि विल पावर, पेशेंस और कंसंट्रेशन, ये 3 चीज बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो सर फिर भी कोई एक ऐसा ब्रेकडाउन मोमेंट आपके लाइफ का जब आपको लगा हो कि नहीं बस अब मैं डांस छोड़ दूं और मैं किसी और फील्ड में चला जाऊं? हुआ था जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, ऑनर्स लेके, अकाउंट्स ऑनर्स मेरा ग्रेजुएशन था, जबकि पढ़ाई में भी मेरा फर्स्ट क्लास था हमेशा। जी। तो उस समय मेरा एक ब्रेक आया था कि मैं क्या करूं, मैं डांस को लेके आगे बढ़ूं जी। कि पढ़ाई को लेके कुछ जॉब। जी। तो हम लोग का समय में ना जॉब का बहुत प्रॉब्लम था। जी। सिंपल ग्रेजुएशन करके किसी को जॉब नहीं मिलता था, हम लोग को लाइन नहीं पता था कि कौन लाइन में, अभी जैसे बहुत सारा लाइन हो गया, किसी भी लाइन में जाओ तुम जॉब कर सकोगे। उस समय ग्रेजुएशन करके भी फ्रेंड्स लोग को देखते थे जॉब सर्च कर रहे, अच्छा सैलरी नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं 1.5 साल मेरा डांस बंद था। फिर मुझे लगा नहीं, जब डांस को लेके हम इतना कुछ कर सकते हैं, इतना आगे बढ़ सकते हैं, मेरा अंदर टैलेंट जब है डांस का, म्यूजिक का, जबकि मैंने म्यूजिक में भी डिप्लोमा किया, म्यूजिक में बहुत सारे प्राइजेस मुझे मिला, तो मैं क्यों सबके तरह एक जैसा बनूं, मुझे कुछ अलग बनना है, हट के करना है। तो मैंने डांस को लेके एकदम पीछे पड़ गया और उसको लेके काम करने लगे, सीखने लगे। सीखने का तो कोई कम ये नहीं, अभी भी सीख रहे हैं, सीखने लगे। फिर धीरे धीरे मुझे अपना लाइन मिलता गया। तो सर क्या इस फील्ड में टैलेंट के साथ साथ एक नसीब, जिसे हम कहते हैं फॉर्च्यून, होना भी जरूरी है? नसीब, टैलेंट होना चाहिए और कोशिश रहना चाहिए। अगर टैलेंट रहेगा, कोशिश करते रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला आपको देते जाएगा। ये नहीं कि मेरे अंदर टैलेंट है हम बैठ गए, नहीं, मुझे ट्राई करते जाना है, स्ट्रगल करते जाना है, कोशिश करते जाना है। प्रैक्टिस हम जितना करेंगे ना, वो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली हमको ब्लेसिंग्स देते जाएगा, हमें लाइन मिलते जाएगा। और अगर ना भी हो तो एटलीस्ट मन को एक तसल्ली रहेगी कि मैंने अपने स्किल्स को बढ़ाया है, मैंने कोशिश की है इस फील्ड में अपने आप को। वो हो गए, वो आगे बढ़ेगा ही। जिसके अंदर टैलेंट रहेगा, कोशिश रहेगा, स्ट्रगल रहेगा, प्रैक्टिस रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो ऑटोमेटिकली किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली डांस, किसी भी फील्ड में। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जमशेदपुर में मैं दिल्ली में था, दिल्ली में मैंने जब सीखा तो सब कुछ सोचते कि दिल्ली गए, जब बाहर कहीं भी गए तो वहीं पे मैं रह जाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर था कि मैं जमशेदपुर में वापस आऊंगा, मेरा शहर। यहाँ पे लोगों को वो चीज नहीं सीखने को मिल रहा, वो चीज देखने को नहीं मिल रहा। मुझे वो चीज बच्चों के अंदर सिखाना है, स्टूडेंट्स तैयार करना है। तो मैं जमशेदपुर आ गया, धीरे धीरे कोशिश किया बच्चे लोग में थोड़ा सा लखनऊ घराने का, महाराष्ट्र का स्टाइल को सिखाने, जितने मेरे अंदर कैपेसिटी था। तो मैंने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए, जो वर्कशॉप जमशेदपुर में किसी ने कभी नहीं किया, किसी को पता नहीं था, सोचा भी नहीं होगा क्या है वर्कशॉप होता है। 94 में फर्स्ट हम वर्कशॉप किए मेरे गुरु आनंद सिंह को लेके, करीब 300 बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद धीरे धीरे गुरु प्रताप पवार लंदन से आए। मैं खुद रही हूँ इस वर्कशॉप में, मैं बहुत छोटी थी, 4 साल की थी। हाँ, 2003 ना 4 में आए थे। फिर पारमिता मोइत्रो आए, मधुमिता रॉय आए, अनु सिन्हा आए, गौरी दिवाकर, जो काफी कुछ हम लोग को सिखा के गए, अच्छे चीज दे के गए। गौरी दिवाकर भी हमारे जमशेदपुर की है, आर्टिस्ट है, अभी वो इंटरनेशनल, बहुत अच्छी डांसर है, बहुत अच्छी इंसान है। सारे इंसान, सारे कलाकार बहुत अच्छे होते हैं। तो इतना सारा वर्कशॉप मैंने ऑर्गेनाइज किए ताकि हम जो सिखा रहे, हम तो बेसिक सिखा दे रहे, तैयार कर दे रहे जितना मेरे अंदर, लेकिन हम चाहते थे कि सबको और नॉलेज मिले और ऐसे सीखे कि वो बाहर जाके अच्छा से काम, जब इसीलिए तुम लोग कितना कुछ किए हो। इसमें मैं कहना चाहूंगी, जैसे कि मैंने कहा कि 25 साल हो गए मैं सर से जुड़ी हुई हूँ, नृत्यांगन से जुड़ी हुई हूँ, और मैं खुद कथक केंद्र गई हुई हूँ। शायद सर गए थे जमशेदपुर से, उसके बाद गौरी दिवाकर जी गई हैं, और फिर शायद मैं गई हूँ। वहां जाने के बाद जब आप लोगों को देखेंगे तो जमशेदपुर हो जाता है कि आप बस एक हाथ भर पानी में आप हैं, और वहां जाते तो एक समुंदर है, एक सागर है। वहां जाने के बाद जब मैं खड़ी हुई और गुरुओं ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि तुम दिल्ली से सीखी हो, तो वो टैग, वो जो एक अवार्ड, मैं उसका ऐसा अवार्ड बोलूंगी, वो क्रेडिट जाता है डेफिनेटली सर को, क्योंकि लोग यहाँ पे
बिना डांस समझे, मैं सीखने की बात भी नहीं कहूंगी, बिना डांस समझे लोग डांस सिखाने डांस। लगे। वहां पे सर ने जो एक्यूरेट कथक है, जो क्या बोलेंगे उसको, जो टेक्निकली टेक्निकली जो सही चीज है, जो सही कथक है, उस चीज को उस सर ने हमारे बच्चों तक, नृत्यांगन के बच्चों तक पहुंचाया है। तो ये चिक्कू जयकिशन महाराज भी जयकिशन आए महाराज थे, जी, चिक्कू भैया यस को भी लाए थे हमें वर्कशॉप के लिए 2002 या उससे थोड़ा पहले उनको भी लाए थे, वो भी आए थे यहाँ पे। जी, तो इस तरह से हम कोशिश करते थे कि जमशेदपुर में लोग जमशेदपुर को लेवल को मैं ऐसे बनाऊं कि वो भी मतलब दिल्ली बॉम्बे या जो भी हो, लोग भी जाने की जमशेदपुर एक जगह है। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नृत्यांगन इंस्टीट्यूशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। सर, आपने कितने साल पहले से शुरू किया और ये आइडिया कहाँ से आया, और क्या आपको ये उस टाइम पे आपने सोचा था कि ये जो मैं इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ ये इतने सालों तक इतने सक्सेसफुली चलेगी, और आपके अंडर में इतने स्टूडेंट्स, अब जितना मैं जानती हूँ सर, दुबई, लंदन, यूएसए, जर्मनी तक स्टूडेंट्स वहां से आपके साथ जुड़े रहते हैं ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू। तो सर, ये जो नृत्यांगन इंस्टीट्यूशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या है, कैसे है, एंड ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन ही नहीं बल्कि आप बच्चों को कथक के बारे में, उसके डिसिप्लिन के बारे में, और आई थिंक उनके लाइफ को भी आप एक शेप में ला रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूजिक, डांस एक ऐसी चीज है जो माइंडफुली और सोलफुली दोनों चीजों को अपलिफ्ट करती है एक स्टूडेंट में। जरूर। मैं एक्चुअली मेरे अंदर था कि मैं तो परफॉर्मेंस के लिए मैंने सीख रहा था कि मुझे परफॉर्म करना है, ठीक है, लेकिन ये भी था कि मुझे बच्चों में वो टैलेंट देना है, बच्चों को सिखाना है, टैलेंट देना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जब जमशेदपुर वापस आया दिल्ली से, तो 1998 में मैंने अपना इंस्टीट्यूट जो नृत्यांगन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मैंने इसको शुरू किए, उसको स्टार्ट किए। और फिर 10 साल तक तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा से सिखाए, स्टूडेंट्स बहुत तैयार किए। फिर जब 2009 में मैंने एक स्कूल ज्वाइन किए, सीबीएसई स्कूल ज्वाइन किए एज ए डांस टीचर, तो मैंने वहाँ पे मेरे जो डांस सिखाना या जो भी था इंस्टीट्यूट का, सब मेरे वाइफ श्रीमती शौमी बोस, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड कथक डांसर, कथक गुरु। तो मैंने उनको सौंप दिया कि तुम करवाओ, तुम सिखाओ, मैं जितना हेल्प करना मैं करूँगा। जितने बच्चे बाहर से इंटरनेशनली या जो लोग बाहर चले गए, जब भी कोई हेल्प चाहते हैं, सीनियर्स लोग जब भी कोई कोरियोग्राफी लोग को कोरियोग्राफी जरूरत पड़ता है, तो मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं सिखा देता हूँ। लेकिन क्लास में एज ए प्रोफेशन मैंने स्टूडेंट्स लोग को और वाइफ को दे दिए, तुम ही लोग कराओ, तुम लोग सिखाओ। तो इस तरह से इंस्टीट्यूट चल रहा। मैं सिर्फ ऑर्गेनाइज कर देता हूँ कि वर्कशॉप कराने के लिए कांटेक्ट कर देना, वर्कशॉप कराना, ये सब मैं हेल्प कर देता हूँ। लेकिन इसी तरह से मेरा इंस्टीट्यूट जो है अभी वाइफ उसको पूरा आगे बढ़ा रही है, स्टूडेंट्स लोग, सीनियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से। और मैं इसीलिए मेरा अंदर था कि सिर्फ सिखाएंगे नहीं, सिखाना ही सब कुछ नहीं होता है, उसको लाइन भी दिखाना कि सीखने से नहीं होगा, कहाँ जाने से तुम और आगे बढ़ सकोगे, नेशनल स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करोगे, कथक केंद्र में कैसे जाओगे, तैयार होना होगा अपने आप को। उस हिसाब से आप लोग तैयार हुए हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयार हुए हैं। फिर बॉम्बे में जो मुगल आजम था, इतना टफ वहाँ पे था परफॉर्मेंस, वहाँ पे तुम करके आई हो, तरीत करके आया है, तो वो लाइन दिखाना, स्कोप देना, ये भी गुरु का कर्तव्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम किसी कॉलेजेस में जाते हैं तो कैंपसिंग होती है वहाँ पे 4 साल के कोर्स के बाद, 3 साल के कोर्स के बाद, वैसे ही नृत्यांगन इंस्टीट्यूशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सर ने सिर्फ इसे अपनी एक बिजनेस या अपना एक कभी नहीं पैसे कमाने का एक जरिया ही सिर्फ नहीं, उन्होंने कितने बच्चों की लाइफ बनाई है। जैसे मैं खुद मुंबई में मैं थिएटर करके आई हूँ, और सर ही थे जिन्होंने मुझे इसके बारे में आइडिया दिया था, और सर ही थे जिन्होंने रात भर जग के मेरी वीडियोस वहाँ उन्होंने भेजी थी और मैं सिलेक्ट हुई थी। तो डांस में हम करियर भी बना सकते हैं, और अगर हमारे पास संदीप सर जैसे गुरु हो तो हम उसे अपने एक प्रोफेशन के साथ एक्चुअली मेरा जो मानना है
कि क्वांटिटी में बिलीव नहीं करना चाहिए, Quality. क्वालिटी इज मोर बिल्कुल, इम्पोर्टेंट देन बिल्कुल। क्वांटिटी। बहुत सारा बच्चे को हम बड़ा सा एक हॉल ले लिए, लाइट लगा लिए बिल्कुल। और बच्चे को वो होर्डिंग लगा दिए और बच्चे आ रहे हैं सब वो सब जी। देख के, लेकिन कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं, जीरो। जी। वो मेरे अंदर वो चीज नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक दो बच्चे आए, हम खुशी खुशी उनको सिखाएंगे, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए। जो एक बच्चे, एक होता ना एक खुशबूदार फूल, क्या होता है उसका स्मेल चारों तरफ, बिखरता है। हजार तो फ्लावर रहेगा बगल में, कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं, कोई लेकिन फायदा एक नहीं फूल, है। एक फूल ही जो है वो उसका अपना स्मेल से चारों तरफ महका देगा। तो बिल्कुल। उसी पे मैं विश्वास करता हूँ। तो क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, जो महाराज जी भी कहते थे। जी, तो सर जैसे कि मैंने इनको इंट्रोड्यूस किया कि ही हैज़ इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेड इंडिया, तो सर मैं अपने से नहीं, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि आप कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ आपने परफॉर्मेंस दी। और सर इस सवाल का भी ज़रूर जवाब दीजिएगा कि जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एज एन इंडियन, तो वो कैसी जिम्मेदारी महसूस होती है, या वो जो प्राइड होता है बीइंग एन इंडियन एंड स्टैंडिंग देयर एज अ क्लासिकल डांसर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, एंड वहाँ के लोग हमारे इस क्लासिकल डांस के बारे में क्या सोचते हैं सर? मैं थोड़ा शुरू से बोलता हूँ। जी। मैं एक बार इसी में इस इंटरव्यू में भी बताए थे कि अगर आप मेहनत करोगे तो ऊपर वाला भी आपको ब्लेसिंग्स बिल्कुल। देंगे। तो मेरा मेहनत इतना ज़्यादा था, मैं दिल्ली में जाके इतना तकलीफ किए, नीचे में सोते थे, खाना किसी दिन मिला किसी दिन नहीं मिला। उस समय मोबाइल नहीं था, एटीएम नहीं था, जो स्कॉलरशिप मिलता था उसी से पूरा उसी महीना से, चलता था। और कुछ घर से ले गए उसी से। और उस समय ये नहीं कि हम लोग हर महीना आ जाए, 6 महीना बाद आते हैं कि जी, एक साल में एक बार आते थे। दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर है, किसी से पैसा मांग नहीं सकते, तो बहुत तकलीफ किए, बहुत ज़्यादा तकलीफ किए, लेकिन स्ट्रगल किए, मेहनत किए। तो मेहनत करने से फल मिलता है। जब मैंने वहाँ पे मेहनत किए तो फिर अचानक मेरे पास, महाराज जी के पास सीखते सीखते मेरा लंदन से इलाहाबाद से फ़ोन आया कि आपको आके एक इंटरव्यू देना होगा, चेयरमैन इंटरव्यू लेंगे, आपको फॉरेन जाना होगा, लंदन जाना होगा, यूके। तो मैं चला गया वहाँ पे इलाहाबाद में, जाके मैंने इंटरव्यू दिया, क्योंकि मेरा इंग्लिश भी अच्छा था, एजुकेटेड थे, डांस में भी मेरा सब कुछ था। तो फिर एक बार में इंटरव्यू हुआ, मुझे 97 में यूके भेजा गया। वाह। 97 मैंने यूके गया, 3 महीना रहे यूके, ऑल ओवर यूके इंग्लैंड मैंने ट्रैवल किए एज एन चीफ एग्जामिनर ऑफ इंडियन म्यूजिक एंड डांस के लिए मुझे अपॉइंटमेंट दिया गया जी, था। जी। तो वहाँ पे जाके जैसे मेरा परफॉर्मेंस को लोग ऑर्गेनाइज किए थे, परफॉर्मेंस देख के, मेरा वर्कशॉप देख के लोग फिर 98 में मुझे फिर से भेजा। 98 में जाके मैंने एक बहुत बड़ा सा एक काम किए थे, जो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे वो मुझे मौका दिए थे। उसमें लीड्स करके एक जगह है, लीड्स Leeds। लीड्स यूनिवर्सिटी है, वेकफील्ड लीड्स। वहाँ पे एक 8 दिन का समर कैंप हुआ था, जी। जिसमें इंडिया के बड़े बड़े गुरु लोग आए थे, पंडित राजन साजन मिश्रा, पंडित अरविंद पारिक, जी। सुल्तान खां, जी। सारंगी प्लेयर, कथक में मैं था एज ए इंस्ट्रक्टर। जी। तो इस तरह से और भी थे। तो वहाँ पे 8 दिन का वर्कशॉप में हम लोग राजन साजन मिश्रा के साथ रात में जी। निकल जाते थे, उनका बेटा लोग के साथ जी। शॉपिंग करना, खाना, घूमना। तो वहाँ पे मुझे पंडित की उपाधि दिया गया था, लेकिन मैं आज तक नहीं मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं पंडित के लायक हूँ, इसलिए मैं कभी भी मैंने नहीं लगाता हूँ कि पंडित संदीप घोष, नहीं लगाता हूँ, क्योंकि उपाधि मुझे वहाँ मिला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पंडित की योग्यता रखता हूँ। तो वहाँ पे फ्रांसिस शेफर्ड करती थी, जिन्होंने बोला कि संदीप, यू आर वर्किंग विद द पंडित, सो यू You शुड, yourself is a तो पंडित। पंडित उपाधि बिल्कुल। तुमको मिलना चाहिए। तो वहाँ पे दिया था, उन लोग का पोस्टर में भी अभी भी लगा, मेरे पास है, लिखा हुआ है। तो फिर वहाँ से 98 के बाद मेरा परफॉर्मेंस या जो भी इतना अच्छा था कि वहाँ पे और एक फ्रेंच लेडी थी, जी। जिन्होंने मुझे अपने इंस्टीट्यूट में कंटिन्यू और 4 बार बुलाया, 4 साल। वाह। तो ऑल 97, 98, 2001, 2, 4, 6 करके मैंने कंटिन्यू, नॉट ओनली यूके के बाद जर्मनी में हम 3 बार गए, जी। फ्रांस में गए 2 बार, जी। बेल्जियम गए 1 बार। जी। तो ऑल ओवर यूरोप मैंने टूर पूरा किया। टूर किया। हाँ, पूरा फ्रांस में मैंने वर्कशॉप किए, जर्मनी में जाके मैंने जर्मन सीख के हम वो लोग के स्टेज में बोले तो लोग बहुत खुश हुए, वर्कशॉप के परफॉर्मेंस किए। जी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। वहाँ के लोग इतना ज़्यादा इंडियन कल्चर को लोग रेस्पेक्ट करता है। हाँ, वो लोग क्योंकि वहाँ पे तो बॉयज डांस, गर्ल्स डांस कुछ नहीं, तो ऑल आर इक्वल, यस। ऑल आर इक्वल। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब इम्पोर्टेंस मिलता है।
और वहाँ का ऑडियंस बहुत अच्छा से उसको लेते हैं, लेते हैं। अच्छा से उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा था मेरा। जी बिल्कुल, जब मैं भी कथक केंद्र में थी तो श्रीलंका एंड लंदन, इंग्लैंड, उधर रशिया रशिया, या जर्मनी, ICCR के हाँ थ्रू लोग आते यस, हैं। लोग आते हैं और उनको सिर्फ कथक क्या है उतना ही पता होता है कि फुटवर्क होता है, चक्कर होता है, और वो आ जाते हैं सीखने। ना उन्हें हिंदी आती है, ना उनको इंडियन फूड यहाँ का उनको जमता है, बट स्टिल दे स्टे बैक फॉर 3 years 4 years। लेकिन वो लोग खाते हैं, इंडियन फूड यस, भी वो खाते खाएंगे, हैं एंड वो हिंदी समझने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही खूबसूरती है हमारे भारत की, हमारे भारत की संस्कृति की, और सर ने हमें जोड़ के रखा है उससे। मैं सर के पास सीखी हुई हूँ और मेरे नृत्य में टेक्निकल पार्ट से भी ज़्यादा मेरी भाव बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैं सर को कॉपी करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे लगता है एज अ डांसर, मैं जितना डांस को समझती हूँ, मैं अपने गुरु में उनके भाव से मुझे प्रेम है, आपके भाव से मुझे प्रेम है, कि जब सर स्टेज पे कृष्ण को दिखाते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात कृष्ण स्टेज पे आ चुके हो। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें कोई भी एक भाव पेश करें हमारे दर्शकों के लिए। एक भजन है, पंडित बिरजू महाराज जी से ही सीखा हुआ, बिंदादिन महाराज का रचना है, जिस भजन की अंतिम पंक्ति है, अंत काम को न आवत नजर भर निहारा, बिंदा को एक ही राम तेरो ही सहारा। मतलब अंत समय में कोई नहीं काम आता है, सिर्फ ईश्वर, हमारे भगवान गुरु, वही काम आते हैं। उन्हीं को हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं, उन्हीं पर हम अपने आप को समर्पण कर देते हैं। तो ये है अंत काम कोहु नावत, अंत काम कोहु नावत नजर भर निहारा, बिंदा को एक राम, बिंदा को एक राम तेरो ही सहारा, मेरी सुनो नाथ जैसे सबके दुख निवारा, मेरी सुनो नाथ जैसे। शब्द कम पड़ेंगे सर इस परफॉर्मेंस के बाद। ये एक छोटी सी कोशिश थी शायद सर की, पर ऐसे ही घंटों बैठकर हम सर को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। पॉडकास्ट कुछ मिनटों की होती है, पर आपका जो ज्ञान है, आपने जो सीखा है और आप जो सिखा सकते हैं, वो शायद दर्शक आपके पास आए तो ही आपको जान पाएंगे और सीख पाएंगे। तो सर अब मेरा जो अगला सवाल है वो है कि अभी की जो पीढ़ी है वो इंस्टा, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी है, और आपने जो कथक सीखा है या इतने सालों से सिखाया है, वो आपने प्रैक्टिकली सिखाया है कि क्लास में शिष्य आएंगे, घुंघरू बांधेंगे, भूमि प्रणाम करेंगे, गुरुओं को प्रणाम करेंगे, जो साथ में तबले में बैठते हैं, जो संगत करते हैं, उनको प्रणाम करेंगे। ये एक कल्चर रहा है, लेकिन आज हो गया है, कोविड के बाद से भी मैं बोलूँगी, कि ये जो ऑनलाइन सीखना सिखाना, या फिर सर आप एक गाने का डांस सिखा दीजिए ना, फिर उस पर रील बना के व्यूज़ लेके आना एंड खुद को डांसर बोलना, या फिर कथक बॉलीवुड, ये जो हम सुनते हैं, बॉलीवुड में जो कथक हमारे पंडित जी ही लेके आए हैं, महाराज जी और शाश्वती सेन जी की कोशिश थी, जो हम देवदास देखते हैं, माधुरी दीक्षित, उन्होंने भी सीखा है पंडित जी से। तो सर ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है ऑफ रियल टू रील या रील टू रियल, इसके डिफरेंस में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग का समय में तो ये सब नहीं था, इंस्टा जी। यूट्यूब कुछ भी नहीं था, जी तो हम लोग सिर्फ वेट करते थे कि कब स्टेज शो होगा, जी होल नाइट प्रोग्राम कब होगा। पहले क्लासिकल नाइट होता था, यस हम लोग वेट करते थे कब महाराज जी आएंगे, कब शाश्वती दी आएंगे, या
बड़े बड़े गुरु दुर्गालाल जी जी आएंगे, जी हाँ इस तरह के, या ओडिसी का डांस हम लोग रात रात भर जग के हम लोग परफॉर्मेंस देखते जी थे। जी भीमसेन जोशी का गाना, जी, रविशंकर बिल्कुल जी का बिल्कुल सितार, तो उसमें ना क्या होता ना, डायरेक्ट कांटेक्ट होता था हम लोग का आर्टिस्ट के साथ, म्यूजिक के साथ डायरेक्ट जी कांटेक्ट। तो वो हम लोग का अंदर में, अंदर का हर एक सेल में हम लोग को घुस जाता था जी म्यूजिक। जी ठीक है, तो वो एक अलग चीज था, बिल्कुल। अलग चीज था वो। मतलब लाइव, किसी को लाइव देखना लाइव और किसी देखना, को रील पे देखना, हाँ बहुत लाइव फर्क है। सीखना, क्योंकि गुरु के पास, गुरु के सिर्फ सीखना ही तो इम्पोर्टेंट नहीं है, जी गुरु के साथ रहना, गुरु का बात सुनना, जी, हाँ उनका उनका आ, मतलब क्या बोलेंगे, उनके आगोश में रहना। रहना, जी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी ये नहीं कि गुरु हजार तो बोल सिखा दिए, नहीं जी एक ही बोल बिल्कुल। सिखाएंगे, लेकिन उनका ज्ञान जो है, जी उनका जो विचार है वो भी समझना पड़ेगा। तो ये सब चीज तो इंस्टा से या यूट्यूब से नहीं हो बिल्कुल। सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। वो इंस्टा में रह जाता है, यूट्यूब में रह जी जाता है, जी वो दुनिया में नहीं आता है। जी पब्लिक के बिल्कुल सामने, पब्लिक के बिल्कुल। सामने वही आएगा, दुनिया में वही आएगा, स्टेज में वही आएगा, उसी को भगवान आशीर्वाद देगा या उसी का नाम होगा जो गुरु के पास रह के जी सालों साल सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कभी आपने ऐसा फेस किया है कि पहले लोग आपको आपके डांस की वजह से जानते थे, आपसे इंटरव्यू लेते थे, पर अभी जैसे मैं खुद भी अगर कहीं परफॉर्म करने जाती हूँ तो जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको होता है कि कोई रील है या वीडियो का कोई आपका चैनल है तो जरा दिखा दीजिए। तो क्या आपने खुद को यूट्यूब और इंस्टा पे भी आप लेके आए हैं? है, क्योंकि अभी का साथ से चलना ही सिचुएशन के होगा, साथ तो चलना लेकिन पड़ेगा। उसके जी, पीछे हम भागते नहीं है। भागते हैं। यूट्यूब है, यूट्यूब में हम पोस्ट कर देते हैं, जी लेकिन ये सोच के नहीं पोस्ट करते कि मुझे उससे पब्लिसिटी मिले, मुझे जी लोग जाने, जी, नहीं, जस्ट अपने आप को अपने खुश आप को रखने के खुश लिए रखने के कि सब कोई कर, हम भी यूट्यूब में डाल लिए। दे, जी या जी स्टूडेंट लोग बोलते सर डाल दीजिए ना यूट्यूब जी पे, जी डाल दे। इंस्टा तो हम अभी तक चलाने नहीं आता, इंस्टा हमको ठीक है, ठीक से इंस्टा आता ही नहीं है। फेसबुक थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत कम, जी कभी कभी मन हुआ कोई अच्छा से एक टुकड़ा किए, कुछ यस। किए तो देते हैं, ताकि कोई लोग नहीं समझे कि हम आप लोग पीछे हट पीछे गए हैं। हट गए जी इसीलिए। जी लेकिन जिंदगी में इतना कुछ कर चुके हैं कि अभी उसका आशा नहीं है कि इंस्टा यूट्यूब के। लेकिन आजकल जो न्यू जनरेशन है, मैं देखता हूँ कि रील में, यूट्यूब में कंटिन्यू डांस पोस्ट करते जा रहा, ठीक है, जी सो कंटिन्यू डांस पोस्ट करते जा रहा, लेकिन एक भी डांस अच्छा नहीं लग रहा। जी एक ही डांस पोस्ट करो, लोग याद रखे, जी 6 महीना 1 साल तक इसकी क्या डांस एक देखे, डांस देखे क्या थे। देखे। 10 तो डांस पोस्ट कर दिए, सब डांस एक ही जैसा लग रहा, जी तो उसमें क्या, कोई कुछ लोग हंसता है इसको देख के, यस हंसता है और लोग मजाक उड़ाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये मैं बोलना चाहूंगा कि अच्छा से सीखो, गुरु के साथ जुड़े रहो, मेहनत करो, प्रॉपर टेक्निक में, स्टाइल में आओ, हाँ, और सीखो, और सीखो, बाहर जाओ सीखो, फिर जाके अपने आप को दिखाओ। दिखाओ। तो ये मैं बोलना चाहूंगा जी। सबको। और सर एक आखिरी सवाल, आपके अंडर कितने ही स्टूडेंट सीख के गए हैं, तो सर कभी आपको लगा कि आपका ही कोई स्टूडेंट आपका कंपटीशन बन सकता है? नहीं, अब वो एज भी नहीं रहा, जी बल्कि खुशी अब मिलता है, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट लोग को कि मेरे पास जितना सीखना सीख के तुम लोग, और तुमको बिल्कुल क्यों बोले कथक केंद्र जाओ, दिल्ली बिल्कुल में जाओ, बिल्कुल। तुम्हारा टैलेंट है जी तुम्हारे अंदर। जी बहुत से स्टूडेंट लोग को हम बोले निकलो बाहर जाओ, सीखो, क्योंकि जमशेदपुर छोटा शहर है, अगर नाम बिल्कुल करना है इंटरनेशनल नेशनल लेवल में तो बाहर निकलना होगा। जी जी मेरे बेटी को भी हम बोलते हैं बिल्कुल जाओ सीखो, बट उसका दूसरा लाइन चला गया। जी तो इसीलिए मैं, मेरा अंदर कभी ऐसे नहीं फील होता है, बिल्कुल कभी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली तो मेरे पास सीख के तो आगे बढ़ा गया आगे, बिल्कुल तो इसमें तो बिल्कुल। गुरु का खुशी मिलना, खुशी जी होना जी चाहिए गुरु जी को, जी। कभी नहीं। तो सर एक आखिरी सवाल कि आप जमशेदपुर के डांसर्स के लिए आप एक मैसेज देना चाहते हो, और आप कथक को जमशेदपुर में जो लेके आए, और राइट नाउ आप कथक का क्या फ्यूचर देखते हैं जमशेदपुर? जमशेदपुर के स्टूडेंट्स के लिए हम बोलेंगे कि सीखो जो फॉर्म पसंद है, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, लेकिन एक ही फॉर्म को अच्छा से सीखो। जब सीख जाओगे तब मन अगर होगा तो दूसरा फॉर्म सीखना, जी और देखो, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी महाराज जी बोलते हैं देखो पहले बैठ के, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, कि हम जो सीख रहे हैं वो हमको पसंद आ रहा है कि नहीं, जी हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, जी ठीक है, क्योंकि हम लोग सब एजुकेटेड है, हम लोग कोई
ब्लाइंड नहीं है बिल्कुल कि कोई कुछ भी सिखा देगा, कुछ भी जी। बोल देगा हम लोग मान लेंगे। जी ऑल आर एजुकेटेड। जी। पहले देखो कि तुम जो सीख रहे हो कितना सुंदर है, कितना सही है। अगर तुमको अच्छा लग रहा तो जरूर सीखो उन गुरु के पास, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू सीखो, कंप्लीट करो और कोशिश करो और आगे बढ़ने के लिए वर्कशॉप अटेंड करो, बाहर जाओ, बाहर जाके गुरुओं के पास सीखो। हाँ, मेहनत तो करना होगा, स्ट्रगल करना होगा। बहुत स्ट्रगल करने के बाद जब लाइन पकड़ना शुरू करोगे तो पीछे मुड़ के देखना नहीं होगा, ऑटोमेटिकली तब आगे बढ़ते ही जाओगे। लेकिन मेहनत करके अपने आप को तैयार करके फिर अपने आप को दिखाना होगा, प्रूफ करना होगा कि आई कैन डांस। आई कैन डांस। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। हम टाउन पोस्ट के तरफ से आपको आगे की शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही नाचते जाए, आपकी जो खूबसूरती है, आपकी जो खूबसूरत एक नेचर है, ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन एंड आपने जो भी सिखाया और आज आपने जो भी हमारे दर्शकों को शेयर किया, आई थिंक हर एक चीज़ हमारे दर्शकों को मोटिवेट करेगी। जो डांसर्स है, जो कथक आर्टिस्ट है, वो भी फील कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो सर, आपका तहे दिल से शुक्रिया टाउन पोस्ट पॉडकास्ट मास्टरमाइंड के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मैं मच। ओलिविया बिस्वास, आप देख रहे थे टाउन पोस्ट पॉडकास्ट मास्टरमाइंड। मिलते हैं एक नए एपिसोड में।